नमस्कार, अमृत विचार में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कोरोना वायरस। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जो कि संक्रामक रोगों के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर बताइएगा हमारे दर्शकों को कि कोरोना वायरस और कोविड-19 दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से दोनों अलग हैं? देखिए, कोरोना वायरस जो होता है ये एक सर्दी जुकाम का बहुत पुराना वायरस है और दशकों से इसके बारे में जानकारी है। जो आमतौर पे हमको जिसको सर्दी कहते हैं वो कोरोना वायरस की वजह से ही होती है। तो मेडिकल जगत के लिए कोरोना कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये है तो उसी ग्रुप का, लेकिन इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर फ़र्क है। ये किस ढंग से एक्ट करता है, इसकी क्या एपिडेमियोलॉजी है, ये इतनी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारी है पिछले 3-4 महीने की है। इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया कोविड-19। कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिसीज़। 19 इसलिए नाम जोड़ा गया क्योंकि 2019 में ये फैला, इसकी वजह से इसको कोविड-19 कहते हैं। कुछ लोग इसको कोविड को फुल फॉर्म कोरोना वायरस इन्वेजिव डिसीज़ भी बोलते हैं। मतलब ये संक्रमण बहुत गहरा करती है, इन्वेजिव है ये काफ़ी घातक है। और जो कोरोना पुराना जो था, जिसका कि अक्सर व्हाट्सएप पे भी आपने देखा कि 2002 की एक किताब में है, जी हाँ, वो कोरोना के वायरस में हम जानते हैं वो नॉर्मल सर्दी जुकाम करता है, अपने आप ठीक हो जाता है। अक्सर उसमें डॉक्टर तक पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक चीज़ और बताइएगा कि हमारी जो भारत का जो पर्यावरण है तो उसमें किस तरह से ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको सबको मालूम होगा कि गर्मियों में भी सर्दी हो जाती है। अक्सर आपको भी होती है या दूसरे किसी को भी होती है, तो वो कहते हैं सर्दी लग गई। कोई उसको फ्रिज के पानी को जोड़ता है, कोई संतरे से, कोई तरबूज से, लेकिन वो भी अधिकतर वायरल संक्रमण होते हैं। तो इसका मतलब गर्मी में भी होते हैं वो इन्फेक्शन। इसलिए ये कहना कि गर्मी के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। और हम इस मुगालते में न रहें कि कोरोना गर्मी में ख़त्म हो जाएगा, जब तक कि हम इसको हकीकत में ना देख लें कि यह गर्मी में ख़त्म हो जाता है। इसलिए भले ही तापमान बढ़ जाए, पर सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये जो चेन चली आ रही है कोरोना वायरस के लिए कि मतलब माना जा रहा है कि एक बंदे से ये दूसरे पर्सन में फैल रहा है, तो चेन को किस तरह से हम तोड़ सकते हैं, या वो सही है कहना कि एक बंदे से ये दूसरे में फैल रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि स्टेज का समय से कोई मतलब है कि इतने दिन गुजर गए तो स्टेज 3 हो गई, इतने दिन गुजर गए तो स्टेज 4 हो गई। नहीं, स्टेज 1 वो थी जिस समय ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघता हुआ भारत में आया, वह स्टेज 1 थी। स्टेज 2 थी वो जिसमें वह लोग जो कि विदेश से संक्रमण लाए थे, उन्होंने अपने क्लोज कॉन्टैक्ट और परिजनों को इस इन्फेक्शन को दिया। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरे संपर्क में 100 लोग आए तो 100 लोगों को जो है ये इसका संक्रमण हो जाएगा। भारत में अगर हम जो नंबर ऑफ़ केसेस जिनकी जांच की गई, जिनको हमें शक था कि ये कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उसके अभी तक करीब 34,931 केस में हमने जाँच की है। और इसमें से केवल 1,139 लोग आज तक पॉजिटिव में आए हैं। इसका मतलब परसेंटेज जिन पे हम शक कर रहे थे वो केवल 3.6% है। और यहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अब तक उसने 8,94,000 केसेस में इसकी जांच की है, जिनको कि शक था। उनमें 1,40,000 में कोरोना का संक्रमण पाया गया, यानी कि इन्फेक्टिविटी रेट 15%, भारत की इन्फेक्टिविटी का लगभग 5 गुना। सबसे मज़ेदार बात यह है कि 21 तारीख को हमारे पास जो आंकड़े थे और आज की तारीख में जो आंकड़े हैं, जनता कर्फ्यू लगने से पहले और आज तक अगर हम उसकी एनालिसिस करें तो उससे पहले हम 2 संभावनाएं दिमाग में रख सकते हैं। नंबर 1 कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, नंबर 2 अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, और नंबर 3 हकीकत क्या है। अगर हम शुरू का ग्रोथ रेट जो कि 21 और 22 और 23 मार्च के बीच में था, जो कि 20% से बढ़ के 25% हुआ था, बाद में पुनः 20% हो गया।
अगर इसी गति से केस बढ़ते रहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 14 अप्रैल जिस समय ये लॉकडाउन ख़त्म होने की स्थिति में हुआ या नहीं ये अभी नहीं कह सकते, तब हमारे पास करीब 26,143 केस होंगे और परसेंटेज ग्रोथ हमारी 20.68% जो चल रही थी वही होगी और लगभग 4,480 केस हमारे अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे होंगे। सबसे अच्छी सिचुएशन अगर हमारा ये लॉकडाउन बहुत अच्छे से चलता है और जिस ढंग से ग्रोथ रेट से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कल 500 केस थे, आज वो 600 हो गए, तो इस 500 में 100 बढ़े हैं, यानी कि 20% मेरा ग्रोथ हुआ। लेकिन 100 में भी अगर 600 में भी 100 बढ़ रहे हैं तो ये इसका परसेंटेज कम हो गया, क्योंकि पहले 500 में 100 थे, अब 600 में 100 है, ये करीब 18% रह गया। 600 में भी 100 अगर बढ़ते हैं तो ये रेट और घट गया, 16% रह गया। यानी कि 100 बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन 100 बढ़ रहे हैं, टोटल परसेंटेज हमारी कम जा रही है। हम इस गति से भी अगर जाते हैं तब भी हम ग्रोथ रेट हमारा 3.68% रह जाएगा 14 अप्रैल को, जो आज की तारीख में शुरू में 25% था। अब देखते हैं कि पिछले 10 दिन पे हमें क्या हुआ, मतलब यानी कि 20 तारीख से लेके आज तक अगर हम उसको देखते हैं तो हमारा ग्रोथ रेट 20.66% जो 21 मार्च को था, आज वो ग्रोथ रेट 15.45% रह गया है। यानी कि जिस मकसद से ये लॉकडाउन लागू किया गया था, हम उससे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हम 14 दिन में इसको लगभग समाप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने आप को ऐसा ना समझे कि उसने केवल मास्क लगा लिया या कुछ कर लिया। हमें हर वो एहतियात जो हमारी सरकार बता रही है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, सरकार में ये सब बहुत विशेषज्ञ मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो कि संक्रामक रोगों से, इम्यूनोलॉजी या वायरोलॉजी से जुड़े हैं, वो सरकार को लगातार एनालिसिस और डेटा दे रहे हैं और हम बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बस आपका सहयोग चाहिए। यहाँ एक सवाल ये भी अक्सर लोगों के मन में उठ रहा है कि दिल्ली से इतना मास एक्सोडस हुआ, इसका क्या असर होगा। मैं मानता हूँ जो भी कुछ हुआ ये बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने इस पर कार्रवाई की है वो बहुत शानदार है कि जो जहाँ पहुँच गया है उसको रोक दिया है। क्योंकि हमने स्टेज 2 जिसमें कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो बाहर से आया था उसने ही कुछ अपने परिजन को, केवल 3% को संक्रमित करा था। कम्युनिटी लेवल पे ये नहीं पहुंचा था, मतलब जिनके संपर्क में कोई आया था उसी का पॉजिटिव था, बाय एंड लार्ज समाज में नहीं फैला था। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ से मूव करे हैं, इनमें कोरोना संक्रमण के चांसेस लगभग नगण्य हैं। और क्योंकि इनको उसी स्थान पर रोक दिया गया है, इनकी स्क्रीनिंग हो रही है, तो अगर कोई गलती से आ भी गया होगा तब भी हम उसको पहचान कर वहीं क्वारंटाइन कर सकते हैं और 14 दिन में हम इन्हीं सभी विधियों से हम इसको रोक सकते हैं। इसलिए इसमें कहीं पर भी शक सुबह नहीं होना चाहिए कि सरकार की तैयारियों में कोई कमी है, बल्कि मैं तो पुलिस प्रशासन इन सबको भी साधुवाद देना चाहूँगा जिस मेहनत से वो हमारा काम हल्का कर रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल वर्कर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये तब है जब आपको संक्रमण हो जाता है, हमारा रोल तो तब आ रहा है। लेकिन ये एक अद्भुत परिस्थिति है, आप बीमार ना पड़ें उसके लिए पुलिस आपके पीछे है, आप बीमार ना पड़ें उसके लिए प्रशासन डंडा चला रहा है। एक अजीब सी विषम परिस्थिति है। क्या हमारी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी बीमारी को होने से रोकें? हम अपने आप को सुधारेंगे तो पुलिस और प्रशासन को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाकी सब चीज़ें देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपके घर में हर दिन 3 सब्जी 2 दाल या सब्जी के साथ खाना बनना चाहिए। एक सब्जी से आप कुछ समय खा सकते हैं। इसलिए कृपया संयम बना के रखिए, भीड़ ना लगाएं, उचित दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और जो भारत की पुरानी परंपराएं थीं उनको ही अगर ध्यान में रख के हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं
तो शायद ये मानवता के लिए, भारत के लिए ये बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि विश्व की महान शक्तियाँ भी अपने घुटने पर आ गईं और लाचार असहाय महसूस कर रही हैं। तो हमारे लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर उस सलाह को माने जो हमारी सरकार दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। कोरोना वायरस जो कि इस समय पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में फैल रहा है, तो उसके बारे में हमें डॉक्टर ने कुछ टिप्स बताए हैं कि किस तरह से उससे बचाव किया जा सकता है या किस तरह से उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है या बढ़ रही है। तो उसके बारे में आपको बता दें, जो भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, दूरी बनाए रखें और हाथों को सैनिटाइज़ करें, तो उसी से बचा जा सकता है कोरोना वायरस से। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अतुल अग्रवाल से। उन्होंने हमें बताया कि कोरोना वायरस भारत में किस तरह से प्रगति कर रहा है। बरेली से अमृत विचार के लिए शारीना खान।